नमस्कार साथियों, मैं सुनील शास्त्री डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और राजस्थान की ही नहीं अपितु हरियाणा, पंजाब, ये डीएसएसबी, केवीएस है, नवोदय है, सभी के अंदर इस टॉपिक की महत्ता बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकरण में से जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी किसी परीक्षा में तो तीन तीन चार चार प्रश्न आ जाते हैं। टॉपिक का नाम जैसे ही मैं उजागर करूंगा आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि इस टॉपिक की कितनी महत्ता है। विद्यार्थियों, क्योंकि संधि संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, वाक्य है, ये व्याकरण की जड़ मानी गई है। इनमें से प्रश्न आता ही आता है। तो इसी क्रम में आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपने ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है समास। क्या है बच्चों? समास। ध्यान देना मित्रों, हम पढ़ेंगे समास। इस समास को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बच्चों कि ये जो समास है इसकी महत्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखने में तो बड़ा आपको आसान लगता है कि समास बहुत अच्छा है, टॉपिक बढ़िया है, सरल है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बारीकी से अगर इसका अध्ययन नहीं करेंगे और जो जो समास के नियम है उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये सरल होते हुए भी आपके नंबर कटवा देता है। और बाद में क्या है कि बड़ा दुख होता है जब नंबर कटता है, विद्यार्थी आकर के जब मिलान करता है और फिर देखता है कि अरे हमारा ये सरल होते हुए भी हमारा गलत हो गया है। तो ये गलती हम नहीं करेंगे विद्यार्थियों। इस टॉपिक का गहनता से अध्ययन कर लेंगे। मैं ज़्यादा इसमें आपको डिटेल गहराई में भी नहीं ले जाऊंगा और कोई छोड़ूंगा भी नहीं, कोई कमी इस टॉपिक के अंदर छोड़ूंगा नहीं। जो मेन मेन तथ्य है उस तथ्य को उजागर करते हुए इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। हो सकता है कि मैं इसको 2 क्लास में करूं, इस टॉपिक को मैं 6 क्लासों में भी कर सकता हूं और 1 क्लास में भी सल्टा सकता हूं। लेकिन न मेरे को इसमें कोई कमी छोड़नी है और न मेरे को ज्यादा विस्तार देना है। परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उस पर दृष्टिपात करते हुए इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम उस परमात्मा को हम याद कर रहे हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा और इस मानव जीवन का आनंद लेने के लिए अवतरित किया है। तो आइए सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, गणेश के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है समास। विद्यार्थियों, समास जैसे कि पता है, सभी जानते भी हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सम प्लस में आस। सम प्लस में आस। सम माने कई समीप में, आस माने बैठना। अर्थात जब 2 या 2 से, देखिए इसकी सार्थक परिभाषा अगर हम ये कहें तो ये कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अधिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाए, पास आकर बैठ जाए, पास आकर बैठ जाए, समास कहलाता है। क्या इतना कह देने मात्र से इस समास की परिभाषा सार्थक सिद्ध हो गई? 2 या 2 से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाए, समास कहलाता है। क्या ये बच्चों परिभाषा सार्थक है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये परिभाषा सार्थक है कि 2 या 2 से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाए तो समास कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये परिभाषा भी ठीक है। लेकिन कई बच्चे, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो कई बच्चे पूछते हैं क्या सर 2 से भी अधिक शब्द हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? देखिए, जैसे मैं कहता हूं तन, मन, धन, क्या ये 2 से अधिक नहीं है? तन, मन, धन, 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 शब्दों के मेल को भी कहते हैं माता पिता, सुख दुख, भाई बहन। ये 2 से अधिक, दो पदों के मेल को भी कहते हैं, 2 से अधिक पदों के मेल को भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समास के अंदर 2 या 2 से अधिक पदों का मेल हो सकता है। एक तरफ तो हमने ये परिभाषा कह दी, सम माने, एक संस्कृत के हिसाब से देखें तो सम माने समान होता है, और वैसे यहां देखें तो क्या है? पास में, आस माने बैठना। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाए तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एक तरफ तो हमने ये बात कह दी, एक बात। दूसरी बात, ध्यान देना बच्चों, मैं जो बता रहा हूं आपको, दूसरी बात, इसका जो परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है वो ये आता है कि समास का विलोम होगा। अब देखिए ये पूछते हैं कि समास का विलोम होगा। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं।
समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, और इसका विलोम जो होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, विस्तार देना। ध्यान देना, ये समास का विलोम होगा व्यास। संधि का फिर क्या होगा? एक परीक्षा में आया था कि संधि का विग्रह होगा। संधि का क्या होगा? विग्रह होगा। और विग्रह अगर ऑप्शन में नहीं हो तो विच्छेद होगा। ध्यान देना, ये संधि का विलोम पूछे तो विच्छेद या विग्रह होगा, और समास का पूछे तो क्या होगा? व्यास होगा। ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। ये अब तीसरी बात यहां पर क्या है? एक बात परिभाषा, दूसरी बात इसका विलोम, तीसरी बात ये कह दी क्या कि समसनम इति समास है। समसनम इति समास है। ध्यान देना, ये एक तरफ ये कह दी समसनम इति समास है, अर्थात शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। एक तरफ तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाए तो वो समास कहलाता है, और फिर दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि समसनम इति समास है, अर्थात शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना क्या कहलाएगा? शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास होता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास होता है। अब संक्षिप्तीकरण कर दिया, यहां शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना भी समास होता है, और दो या दो से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाए तो वो भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये संक्षिप्तीकरण कैसे हुआ, चलो इसका भी अवलोकन कर लेते हैं, किस प्रकार से हुआ ये भी देखिए आप। जैसे मैंने कहा पीतांबर, ध्यान देना, ये पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके वह, पीले हैं अंबर जिसके वह। अब ये बताइए मेरे को कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। अब शब्दों का संक्षिप्तीकरण कैसे? जैसे यहां देखिए कितने शब्द आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 शब्दों का जब एक शब्द बना दिया, क्या बना दिया? पीतांबर बनाया है। 5 शब्दों को मिलाकर के जब एक शब्द, 1 2 3 4 5, इन 5 शब्दों को मिलाकर के जब इसका एक रूप बना दिया तो बच्चों यहां पर शब्दों का संक्षिप्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ? कि जी सर बिल्कुल हुआ। इस कारण से हम इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, होता है। यहां मैं स्टार दे रहा हूं इसको, समास का इंपोर्टेंट, ध्यान देना, ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप, संक्षेप करना, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना। ध्यान देना, ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न अभी तक की जो भूमिका में बन चुके हैं। एक तो क्या कि समास का विलोम होता है व्यास, दूसरा शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही क्या होता है? समास, फिर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? कि जी सर आ गई। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, अब परीक्षा में दूसरा जो आने वाला प्रश्न है यहां से बच्चों आता है, क्या प्रश्न आता है? ये पूछते हैं कि समास के भेद, समास के भेद। यहां से बच्चों कई बार प्रश्न, बहुत बहुत प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। कई तो कहते हैं कि सर समास के भेद, और बच्चों को बड़ी यहां पर कंफ्यूजन रहती है कि समास के भेद हम सर 4 करें या 5 करें या 6 करें, क्योंकि ये किताबों में आपको 6 भी मिलते हैं और कहीं कहीं किताबों में आपको 4 भी मिलते हैं। फिर कहते हैं कि पदों की संरचना के आधार या पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आज आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, कैसे प्रश्न आएगा और किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए समास के भेद, समास के बच्चों अगर आपसे भेद पूछे तो आपको कितने करने हैं? 6 करने हैं। कितने करने बच्चों? 6 करने हैं। चलो ये तो आ गया 6 करने हैं। लेकिन अगर ऐसे आ जाए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर या पदों की संरचना के आधार पर समास के भेद अगर ऐसे पूछ ले, पदों के आधार पर या पदों की संरचना पूछ ले कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं, तो इस हिसाब से इसके कितने अर्थ हो गए? कितने भेद हो गए? 4 हो गए। तो पदों की संरचना या पदों की संख्या के आधार पर अगर हम ऐसे कहें के आधार पर किसी प्रकार से अगर ये प्रश्न आ जाए तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे? 4 करेंगे। पदों की संख्या या पदों की संरचना के आधार पर या पदों के आधार पर अगर कोई प्रकार पूछे तो आपको क्या करना है बच्चों? 4। ये इस भाषा में मत जाना, ये कैसे भी दे सकता है वो परीक्षा के अंदर, ध्यान देना। ये तो पदों के क्रम के अनुसार भी दे दे, तो आपको प्रथम पद प्रधान जिसका हो
द्वितीय पद प्रधान जिसका हो, दोनों पद प्रधान हो या अन्य पद प्रधान हो, ये चीज आपको देखनी है। उस आधार पर हम करेंगे तो 4 करेंगे। और एक प्रश्न और आ जाए यहां पर, क्या कि समास के मुख्य भेद, अब ऐसे आ जाए कि समास के मुख्य भेद, अगर ये आ जाए मुख्य, समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो भी आपको क्या करना है, 4 करना है। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अगर ऐसे आ जाए कि समास के कुल भेद कितने होते हैं, समास के कुल भेद, समास के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, 6 करोगे। तो बच्चों बताइए कितने प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रश्न बना दिया है। इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि समास के मैंने भेद बताए 6। अगर सीधा प्रश्न आ जाए परीक्षा के अंदर कि समास के भेद होते हैं, तो बच्चों हम कितने बताएंगे, 6। पदों की संरचना या पदों के क्रम के अनुसार होंगे तो 4। समास के मुख्य भेद होते हैं, समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, 4। और समास के कुल भेद होते हैं 6। लेकिन अगर एक और संस्कृत में पूछ ले, संस्कृत में 5 होते हैं समास के भेद। वहां जो मुख्य रूप के अंदर एक और जोड़ देते हैं, केवल समास। क्या जोड़ देते हैं, केवल। मैं यहां पर उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये संस्कृत में चलता है। ये किस में चलता है बच्चों, संस्कृत में चलता है केवल समास। तो वहां तो संख्या होती है 5। क्या होती है, 5 संस्कृत में। लेकिन अपने चूंकि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के अंदर अपने को क्या करना है, मुख्य 4, समास के कुल भेद 6, पदों की संख्या के आधार पर कितने, 4, और समास के भेद आ जाए तो अपने को क्या करने हैं, 6 करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों, बताइए। जी आ गई, बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या क्या बातें बताई। पहला, समास की मैंने परिभाषा बता दी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को मैं क्या कहूंगा, समास कहता हूं। जी ठीक है सर। दूसरा, समास के कुल कितने भेद, ये बात आ गई। कुल भेद पूछे 6, मुख्य पूछे 4, पद के आधार पर पूछे 4, समास के कुल भेद 6 और समास के मुख्य भेद कितने होंगे, 4। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संक्षेप करना। समास का विलोम क्या होगा, व्यास। समास का क्या होगा, व्यास। संधि का क्या होगा, विग्रह। संधि का विग्रह या विच्छेद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो इतनी बात मेरे हिसाब से आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक समास को और इसके भेदों को अब हम विस्तार से समझते हैं। एक चार्ट के माध्यम से, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसको समझना, उसके द्वारा आप ये बिल्कुल अच्छी आसानी से समझ जाओगे। चलिए आइए, अब मैं कर रहा हूं इसमें समास के भेद। समास के भेद अच्छी तरीके से बच्चों इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लेना, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। कैसे पूछेगा प्रश्न, एक मैं बताऊंगा आपको कैसे परीक्षा में पूछा गया था, और बच्चे ने बहुत से बच्चों ने वहां गलत करके ये अपना अंक कटवा लिया था। कैसे, जैसे देखिए, समास के भेद, मैं यहाँ एक चार्ट बना रहा हूं और उस चार्ट को आत्मसात करना आप। जैसे मैंने कहा, पहले मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं। पहला है अपना कौन सा, अवययी भाव समास। अवययी भाव समास, ध्यान देना बच्चों, अवययी भाव समास पहला। दूसरा अपना आ जाए, सबको पता है, बोलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा हो गया अपना, तत्पुरुष समास। तीसरा समास कौन सा, द्वंद्व समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का जो आ गया है वो अपना कौन सा है बच्चों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये अपने चौथे नंबर का हो गया है। अब आइए एक एक को हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन फिर बच्चे पूछते हैं कि सर वो 2 तो रह गए, 4 तो आपने बता दिए, अब 2 और कौन से रह गए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, ये लो तत्पुरुष समास है। इस तत्पुरुष समास के 2 भेद, उपभेद, भेद क्या, उपभेद और कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, एक तो कर दिया इन्होंने कर्मधार्य, कर्मधार्य समास, और एक इन्होंने कर दिया कौन सा बच गया, द्विगु समास। ये रह गया इसमें, कौन सा है ये, द्विगु समास। थोड़ा समय यहाँ एक बार इसको सही कर देता हूं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, हाँ, द्विगु समास, ये द्विगु समास, ये हो गया अपना द्विगु समास। 6 समास हो गए हैं। गौर से इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लो और एक एक बारीकी मैं इसमें जो बताऊंगा विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। पहले मोटी मोटी रूपरेखा में इसी चार्ट पर आपको समझा देता हूं। 6 लाइनों में ये समास कंप्लीट हो सकता है। 6 लाइनों में 6 विशेषता मैं बताऊं तो ये समास कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 6 लाइनों से बच्चे समझेंगे नहीं, इसलिए हमें इसको एक एक को विस्तार से समझाना पड़ेगा। मुख्य रूप से एक प्रश्न यहां से कई बार आ जाता है, कैसे आता है मैं बताता हूं आपको। देखिए
अविभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद बोलिए? प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास क्या होगा बोलिए? द्वितीय पद प्रधान। इसका क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान। इसका द्वितीय पद प्रधान होगा। चलो ये बात भी ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व में देखिए दो दय हैं। द्वंद्व में क्या है? एक दय दो दय, तो इसका मतलब दोनों पद जिसमें क्या हो? प्रधान। तो यहां लगा देंगे दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, जिस समास के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि समास, जिसका अन्य पद या तीसरा पद प्रधान है। अन्य पद प्रधान, अन्य पद जिसका प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो बच्चों मैंने क्या क्या बातें बताई, देखिए अविभाव समास का ए प्रथम स्वर है तो प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास, इसमें देखिए रू रू रे लग रहा है, रे दो दो लग रहा है, देखिए यहां दो लग रहा है तो द्वितीय पद प्रधान। इसमें दो दय हैं इसलिए दोनों पद प्रधान। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो दो और बच गए। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें कौन सा पद प्रधान? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जब आपने द्वितीय पद प्रधान किया है तो ये तत्पुरुष समास के ही तो दोनों उपभेद हैं। तो जब इसमें द्वितीय पद प्रधान है तो यहां भी क्या आ जाएगा? द्वितीय पद प्रधान। यहां भी द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। और इसमें भी क्या हो जाएगा? द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान। ध्यान से समझना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। एक एक को विस्तार से दिमाग में बिठाते हुए इस समास को अपने आगे बढ़ना है। क्योंकि बार बार ये चीजें देखो, न तो आप इसको समझ पाओगे, बार बार कौन समझाएगा, समय भी इतना भी नहीं होता है विद्यार्थी के पास में। भर्तियां एक दो वो देखता है कि तल्लीनता से उसकी तैयारी करता है, और ये चीजें अगर एक बार दिमाग से फिसल गई तो फिर ये थोड़ी सी क्या है, मुश्किल हो जाती है। इसलिए समय की सार्थकता को देखते हुए टॉपिक का अगर अब एक बार हम अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो ध्यान से मनन से इस टॉपिक की सार्थकता को समझते हुए आप इसका अवलोकन करना, एक एक नियम को समझना, बिल्कुल आपके ये समझ में आएगा। तो बच्चों बताइए आज मैंने कितनी बातें कर दी? अभी तक मैंने कितनी बात बताई है? बार बार मैं देखिए मैं दो तीन बार रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने इसकी समास की परिभाषा ली। क्या ली बच्चों बताइए? कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। दूसरे शब्दों में कहा कि सम सनम इति समास है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही क्या है? समास है। समास का विलोम क्या हो गया? व्यास हो गया। चलो ठीक है। फिर समास के भेद कितने होते हैं? तो मैंने दो तीन तरीके से आपको बताया है कि समास के कुल भेद कितने होते हैं। कुल भेद 6, मुख्य रूप से भेद 4, पदों की संरचना के आधार पर 4, और वैसे पूछ ले कि सीधा पूछ ले कि समास के भेद होते हैं, कुल न लगाए, मुख्य ना दे, और सीधा पूछ ले समास के भेद होते हैं, तो आपको 6 ही करने हैं। फिर मैंने इसका वर्गीकरण किया भेद का, कितने? 6 भेद। ये चार्ट मैंने बताया कि अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। फिर तत्पुरुष समास के दो उपभेद कर दिए। एक तो कौन सा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और एक मैंने इसमें कौन सा कर दिया है? ध्यान देना बच्चों, एक मैंने इसमें कर दिया है, एक तो मैंने ये अविभाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान, इसका भी द्वितीय पद प्रधान, ध्यान देना ये, इसका भी द्वितीय पद प्रधान। यहां भी द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, ये दोनों पद प्रधान है। और बहुव्रीहि समास के अन्य पद प्रधान है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, यहां प्रथम द्वितीय दोनों, ये दोनों, इसका भी द्वितीय, इसका भी द्वितीय, और अन्य पद प्रधान। अब बच्चों इस चार्ट में से एक प्रश्न पहले आया था, उसमें क्या पूछा था? उसमें यह पूछा था कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान पूछ लिया। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्रथम पद पढ़ा है, द्वितीय पद पढ़ा है, दोनों पद पढ़े हैं, अन्य पद पढ़ा है, लेकिन उत्तर पद हमने नहीं पढ़ा। तो विद्यार्थियों, उत्तर पद जहां द्वितीय पद होता है उसी को ही उत्तर पद कहते हैं। तो दूसरा पद प्रधान, या इसका दूसरा नाम देखिए, ये प्रश्न आया हुआ था कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान किस समास का होता है? तत्पुरुष समास का होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना, मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। जहां जहां परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उस पर मैं ये चिन्ह लगा रहा हूं, ध्यान देना ये। तो इस प्रकार से आप इसको देखना
ये प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है तो द्वितीय ना दे, उत्तर दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसमें अन्य पद प्रधान आ जाए या जिसमें तीसरा पद प्रधान आ जाए, कोई जरूर नहीं है कि वो आपको अन्य पद दे, यहां तीसरा पद ही दे, तीसरा पद दे दे तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इतनी बात अगर बच्चों आपके समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और कर लेना चाहिए आप, तत्पुरुष समास में कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो नया तत्पुरुष पढ़ा है, हमने उपपद तत्पुरुष पढ़ा है, हमने लुप्त पद तत्पुरुष पढ़ा है, हमने ये इस प्रकार से आते हैं अलुक तत्पुरुष पढ़ा है, ये भी होते हैं, लेकिन इतना विस्तार, इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा वो इन्हीं में से आपसे पूछ लेगा। इन 6 भेदों में से ही लगभग प्रश्न आते हैं, 90% इन 6 भेदों में से आने की संभावना रहती है। बाकी कराने को तो मैं सारा करा दूंगा, नया भी करा दूंगा, लुक भी करा दूंगा, लुप्त पद भी करा दूंगा, सब टोटल करा दूंगा, लेकिन आने वाले जो प्रश्न है उसी पर हम ज्यादा दृष्टिपात करेंगे और उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एक समास को हम विस्तार से लेते हैं। सबसे पहला अपना कौन सा है, अविभाव समास, आगे की स्लाइड में ले रहा हूं, ध्यान देना। आइए नंबर 1, अब एक एक समास का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अविभाव समास, गौर से समझना इसको, अविभाव समास, वापिस मैं वही ले लेता हूं पेन। अविभाव समास, इसमें 3 बातों का आप ध्यान रखोगे। कौन कौन सी बात है, देखिए, एक तो मैं यहां कह रहा हूं नंबर 1, तीन बातें यहां बताऊंगा। जिस समास का प्रथम पद अव्ययवाची हो, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्ययवाची, अव्ययवाची, जिस समास का प्रथम पद अव्ययवाची हो, एक बात। दूसरी बात, उपसर्ग से युक्त हो, उपसर्ग से युक्त हो, उपसर्ग से युक्त हो। और तीसरी बात इसमें क्या आ जाएगी, बोलिए, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। क्या हो, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। सबके पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, मैं मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि विद्वान बहुत हैं, बहुत से आपको विद्वान मिलेंगे, बहुत से विद्वानों की शैली अलग अलग है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। मैं मेरे तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितना सिंपल हो सकता है उस सिंपल भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास कैसा आपको लग रहा है, बिल्कुल आप मेन कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव उसमें दोगे, कैसा मैं पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से मेरे को और सुधार करना है। ये आपके जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सिरोधार्य है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। आइए, जिस समास का प्रथम पद क्या होगा, अव्ययवाची हो, उपसर्ग से युक्त हो और शब्दों की पुनरावृत्ति हो। बस इस समास के अंदर आप ये 3 बातें ध्यान कर लेना, 3 बातें मैं इस पर दृष्टिपात करूंगा। प्रथम पद अव्ययवाची, उपसर्ग से युक्त, शब्दों की पुनरावृत्ति, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। अब आइए कैसे, कि सर हमें उदाहरण देके बताइए, तो ये लीजिए, मैं यथा माने जैसे, अब मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान करना। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, ध्यान देना। ये यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथामति, 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 यथाशक्ति, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, हर एक, ध्यान देना। ये उसी प्रकार से आ जाए, मैं कई उदाहरण इसमें दे रहा हूं, यहां पर आ जाए। जैसे मैंने कहा मंद मंद, मंद मंद, मैंने कहा धीरे धीरे, धीरे धीरे, भागम भाग, भागम भागम भाग, भागम भाग, धड़ाधड़, 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 बीचों बीच, बीचों बीच। चलो पहले मैं इतने उदाहरण दूं, उसके बाद में और बताता हूं आपको। प्रतिदिन, अब देखिए बच्चों, यहां पर मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको मैंने जो यहां परिभाषा लिखी है, क्या उससे संबंधित आपको यहां उदाहरण नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्ययवाची होता है, उपसर्ग से युक्त है और शब्दों की पुनरावृत्ति है। क्या तीनों चीजें आपको यहां नजर आ रही है क्या, कि जी सर आ रही है, क्या आ रही है, कि शब्दों की पुनरावृत्ति नजर आ रही है। ये रही शब्दों की पुनरावृत्ति, मंद मंद, धीरे धीरे, ये शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। ये भागम भाग है, भी क्या है, भागम भाग। और ये धड़ाधड़, क्या है, धड़ाधड़, शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। फिर यहाँ उपसर्ग भी आ रहे हैं, ये उपसर्ग भी आ रहे हैं, और ये यहाँ पर अव्यय आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अव्यय आ रहे हैं। यावज जीवन, यावज जीवन, यावै जय जीवन, जब तक जीवन है,
यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन, जब तक जीवन है, अव्ययवाची शब्द आ रहा है, ये क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, ये शब्दों की पुनरावृत्ति आ रही है। उदाहरण और दूंगा मैं आपको, ये शब्दों की पुनरावृत्ति आ रही है, तीनों चीज इसमें आपको दृष्टिपात आपके हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि सर कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, प्रतिदिन, हर दिन, हर दिन, बिल्कुल ठीक, प्रतिक्षण, हर क्षण, हर क्षण। फिर आगे बढ़िए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। सब बच्चे ये जानते हैं, बड़े सिंपल सिंपल उदाहरण है, पढ़ते आ रहे हो छठी क्लास से आप, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात भी नहीं है। यथामति, मति के अनुसार, मति माने बुद्धि, जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार, जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार। फिर हर एक, हर एक, हर एक, हर एक, हर एक, यावज जीवन, जब तक जीवन है। क्या होगा बच्चों, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। कोई मात्रा मुत्रा पे मत जाना भी, जैसी भी राइटिंग आ रही है प्रयास हम कर रहे हैं और इसमें सुधार और करेंगे। यावत जीवन, जब तक जीवन है। मंद मंद, अब इसका विग्रह क्या होगा, मंद के बाद मंद या अत्यंत मंद, ऐसे कह सकते हो। देखिए मंद के बाद मंद, मंद के बाद मंद, या अत्यंत मंद, ये भी सही है, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, अत्यंत मंद, मंद के बाद मंद या अत्यंत मंद। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे या अत्यंत धीरे, दोनों सही है। देखिए इसमें ये भी कह सकते हैं, अत्यंत धीरे भी कह सकते हैं और धीरे के बाद धीरे भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और धड़ाधड़, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज, धड़ धड़, धड़ के बाद, धड़ के बाद पुनः है, पुनः धड़ की आवाज, पुनः है धड़ की आवाज, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज, ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान देना, ऐसे जो उदाहरण आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अविभाव समास के अंतर्गत आएंगे। क्या है, जिसमें उपसर्ग हो, ये क्या है, अव्यय है, अव्यय है, ये शब्दों की पुनरावृत्ति है। इस प्रकार से कोई शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा समास होगा, अविभाव समास होता है। और देखिए इसके उदाहरण, उदाहरण बताते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप ही मेरे को बताओगे इसमें, मैंने कहा, बताइए, बाकायदा, बाकायदा, आप देखते जा रहे हैं इसमें, बाकायदा, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, ये आ गया। हाथों हाथ, हाथों हाथ, ये आ गया। हाथों हाथ, बीचों बीच, बाकायदा। ये देखिए यथार्थ, 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 यथार्थ आ गया, बाकायदा, बीचों बीच। अब इसके अंदर भी आपको नजर आ रहे हैं, आप कहोगे सर इसमें उपसर्ग कहाँ है, मैं कहता हूं क्या इसमें उपसर्ग है क्या। बच्चे कहते हैं कि उपसर्ग प्रति पड़ा है, अनु पड़ा है, उप पड़ा है, सम पड़ा है, वो तो हमने पढ़े हैं, लेकिन बाकायदा इसमें बा उपसर्ग है। ध्यान कर लेना बच्चों, क्या है, बा यहाँ पे उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है ये, बाकायदा, बाकायदा। ये देखिए, ये विदेशी आपके अरबी जो आते हैं ना उस भाषा के, वो उपसर्ग आ गए यहाँ पे, ये उपसर्ग है। बाकायदा, कायदे के अनुसार, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार, ये आ गया। बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक बीच में, बीचों बीच का क्या होता है, ठीक बीच में, ठीक बीच में, ये आ गया, ठीक बीच में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ये आ गया, हाथ ही हाथ में। ये लो, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। और लीजिए, और आपको उदाहरण बताता हूं, अर्थात प्रतिलिपि, जैसे आ जाए प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। अब यहां पर प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, लिपि के समकक्ष लिपि क्या होगी, लिपि के समकक्ष लिपि, यह आ जाए, ध्यान करना इसमें, लिपि के समकक्ष लिपि। अब आ जाएगी लिपि के समकक्ष, लिपि के समकक्ष लिपि, यह आ गया। प्रतिलिपि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। अब यह आ जाए प्रतिहिंसा। बहुत से उदाहरण दे सकता हूं बच्चों मैं आपको, प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा,
इस प्रकार से कोई भी उदाहरण आएंगे तो आप समझ लोगे बच्चों वहां पर कौन सा समास है, अविभाव समास है। उपसर्ग आ जाए, अव्यय आ जाए, शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए, शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए तो वहां हम समझ लेंगे कि यहां पर कौन सा समास होगा, अविभाव समास कहलाता है। एक समास हमने कर लिया तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या बातें बताई मैंने, एक तो इसके अंदर पहला पद अव्ययवाची हो, दूसरी उपसर्ग से युक्त हो, तीसरी बात शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पे कौन सा समास होता है, अविभाव समास होता है। ये अच्छे से आप समझ गए हैं। आइए अब हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। दूसरे समास का जो नाम है वो क्या है बताइए। दूसरे समास का नाम है तत्पुरुष समास। नंबर 2 जो समास आपका आएगा वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। ये ध्यान से देखना बच्चों, तत्पुरुष समास। इसमें से प्रश्न ज्यादातर आने की संभावना इसी समास में से रहती है, क्योंकि ये जो समास है इसके जो विभक्ति कारक चिन्हों के आधार पर जब हम इसको जो 6 भागों में बांटते हैं उसमें से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आपको इसकी परिभाषा मालूम ही है, जैसा कि मैंने पूर्व के चार्ट में बता दिया था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। तत्पुरुष समास में देखिए एक बात अपने ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का क्या हो, जिस समास का उत्तर पद, अब मैं साथ में लिख रहा हूं, जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद कह दो या द्वितीय पद, दोनों लिख दिए मैंने, द्वितीय पद, क्योंकि उत्तर पद ये पहले पूछा हुआ है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्हों का लोप छुपा हुआ हो, यह बात ध्यान करेंगे। एक तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, और दूसरी बात यहां लिख लेंगे विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय कारक चिन्हों का, कारक चिन्ह, चिन्ह होता है चिन्ह, चिन्ह नहीं बोलेंगे बेटो, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान रखना। ये विग्रह करते समय कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप छुपा रहता है। क्या लोप छुपा रहता है, छुपा रहता है। विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप छुपा रहता है। किस समास में, तत्पुरुष समास में। इस कारण से कारक विभक्ति के आधार पर इस समास को हम 6 भागों में बांटते हैं। क्या कारक, ये बात नोट करोगे आप, यहां पे क्या बात मैंने बताई है, कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर, के आधार पर, आधार पर इस समास के आधार पर इस समास के 6, इस समास के 6 उपभेद हैं, 6 उपभेद हैं, 6 उपभेद हैं। अब बच्चों परीक्षा में 6 जो है ना ये शुद्ध है, कई इस प्रकार से 6 लिख देते हैं, ये गणितीय भाषा का 6 है, ये गलत होता है। और कई क्या करते हैं, इस 6 को ऐसे लगा देते हैं 6, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हिंदी भाषा में जो मानक जो हिंदी होती है उसके अंदर ध्यान रखना, ये तो गणितीय भाषा का हो गया, ये 6 होता नहीं है, ये ही शुद्ध है, यही शुद्ध है। कारक चिन्हों के आधार पर समास के जो 6 उपभेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आधार पर इस समास के 6 उपभेद कौन कौन से हैं वो अपने थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ध्यान से देखना, इसको कौन कौन से वो 6 हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। देखिए कौन कौन से 6 हैं। नंबर 1, कर्ता ने, कर्ता ने, ये थोड़ा सा देख लेना भी एक बार। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने या डैश है, कर्ता ने कर्म को कारण से, कारण से या के द्वारा, से या के द्वारा। फिर ये तीसरा, फिर चौथा आता है संबंध, संबोधन नहीं सॉरी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान के लिए। पांचवा अपादान, अपादान से, अपादान से या अलग होना, से या अलग होना। यहां छठा संबंध, संबंध का के की, संबंध, संबंध का के की रा रे री जो भी इसमें आएगा। और सातवां जो इसमें आता है वो कौन सा होता है, अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। और 8 हम लिख देते हैं संबोधन, संबोधन हे अरे, संबोधन होता है हे अरे अहो, हे अरे अहो,
हे अरे अहो। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें 8 हमने 8 यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन कारक चिन्हों के आधार पर इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहां लिख रखे हैं 8, तो कौन सा नहीं होता है? एक तो इस कर्ता को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? इसको। इस कर्ता को छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। और एक ये जो संबोधन है, ये संबोधन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका उपभेद, क्योंकि संबोधने प्रथमाच्छय, एक सूत्र आता है, संबोधने प्रथमाच्छय, संबोधन को ही प्रथमा मान लिया जाता है। ये दो हम यहां से हटा देंगे और बच गए जो कितने हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ये 7 बच गए। ये क्या 6 बच गए? 2 तो काट ही दिए, बच गए कितने? 6। ये 6 जो होते हैं वो इस तत्पुरुष समास के 6 क्या माने गए हैं? उपभेद माने गए हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? अब आगे हम बढ़ेंगे, एक एक को हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर उदाहरण बहुत सारे हैं। पहले कर्म के उदाहरण आएंगे, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। फिर तृतीया के उदाहरण देंगे, हस्तलिखित है, अश्रुपूर्ण है, ये सारे फिर इसके उदाहरण देंगे। संप्रदान के देंगे। मैं अगर एक एक को अगर बताने लग जाऊं और एक एक को मैं यहाँ लिखूं कि लिखिए कर्म के उदाहरण, तो आप तुरंत ही पकड़ लोगे कि सर ये तो कर्म के ही है। आप जब कर्म तत्पुरुष लिख रहे हो तो इसका मतलब आप उदाहरण किसके दे रहे हो? कर्म के दे रहे हो। मैं अगर अपादान तत्पुरुष के लिखूंगा तो आपको पता ही लग जाएगा ये अपादान के हैं। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, सब इन 6 के 6 को मैं मिक्स करके लिख रहा हूं और आपको इसमें पहचानने की कोशिश करनी है कि इन 6 में से कौन सा संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष है, कौन सा अपादान है, कौन सा संबंध है, ये आप पहचानोगे। मैं सब के सब एक मिक्स करके लिख रहा हूं और आप उसमें पहचानने की कोशिश करना, आप अपनी बुद्धि को दौड़ाना, वहां बुद्धि का प्रयोग करना कि कौन कौन से किस किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। तो आइए मैं नई स्लाइड पर इसको लेता हूं और आगे इस पे अपने इस समास को देखते हैं। क्या अब मैं मिक्स करके लिख रहा हूं तो कौन कौन से देखना। नंबर 1, यहां देखो मैंने लिखा, या मैंने इसमें लिखा शरणागत। शरणागत अच टेट में आया हुआ, सेकंड ग्रेड में आया हुआ, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ। शरणागत ये पूछा हुआ था, शरणागत में समास है या शरणागत का सही समास विग्रह होगा? वो 4 विग्रह देगा। शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरण में पड़ा हुआ, इस प्रकार से वो बना करके 4 देता है और उसमें से कहता है कि इसका सही समास विग्रह होगा। क्या होगा इसका, वो अपने को पहचानना है। मैंने लिखा शरणागत, मैंने लिखा स्वर्ग सुख प्राप्त, मैंने लिखा सुख प्राप्त। पहचानने की कोशिश करना कि इसमें कर्म तत्पुरुष है कि करण है कि संप्रदान है कि अधिकरण है, आप पहचानोगे बच्चों, ध्यान देना। ये शरणागत है, सुख प्राप्त है, अश्रुपूर्ण है, अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण, हस्तलिखित, हस्तलिखित बहुत बहुत फेमस है ये उदाहरण, हस्तलिखित, तुलसीकृत, 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 विद्यालय, 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 रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, पाठशाला, 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 मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ध्यान देना, ये मैंने कहा जन्मांध, जय न मान न ध, जन्मांध। मैंने कहा मधांध, मैदान न ध, मधांध। मैंने जन्मांध लिखा, मैंने मधांध लिखा, बहुत अंतर है दोनों में। और आया हुआ क्वेश्चन है ये, यहां गड़बड़ी करोगे आप। मैं जहां पे स्टार लगाऊंगा, जहां पे नियम बताने की कोशिश करूंगा, उसको गहराई से समझना आप। ये जन्मांध है, मधांध है, इस प्रकार से। फिर आपसे आ जाए पदच्युत, पदच्युत, ये आ जाए देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला, काकबली, काकबली, ये आ जाए काकबली, पशुबली, काकबली, पशुबली, पशुबली, काकबली, पशुबली, नरबली, क्या जाएगा? नरबली। पहचानने की कोशिश करना बच्चों कौन कौन सा समास है। उदाहरण मैं 100 लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर क्या है, आपको विद्वान बनाना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि इस समास के कॉन्सेप्ट को समझो और उसकी बारीकियों को समझते हुए अपना किस प्रकार से प्रश्न हल करना है। 1 नंबर का आए तो 1 नंबर अपना कटे नहीं, 2 क्वेश्चन आए तो 2 अपने इसमें आने चाहिए। मेरा मकसद वो है, वहां तक आपको पहुंचाना है। विद्वान बनने के लिए वर्ष बहुत पड़े हैं, पहले कहीं लग जाओ, उसके बाद में विस्तार से इस टॉपिक का, इसको गहनता से आप अध्ययन कर लेना, विद्वान बाद में बन सकते हैं। पहले अपने इस कॉन्सेप्ट को समझें और अपने आगे बढ़ते रहें। देखिए
काकबली, पशु बलि, नर बलि, बहुत से उदाहरण है। नर बलि, नर बलि, मुनि श्रेष्ठ, नर बलि, मुनि श्रेष्ठ। मैं आपसे विग्रह करवाऊंगा, ये क्या होगा, नर बलि, मुनि श्रेष्ठ। मैं कहा यहां लिख रहा हूं मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। चलो पहले एक बार इतना कर लेते हैं, बाद में और बता दूंगा उदाहरण, तो उदाहरण और कर लेंगे अपने बाद में, पहले इसको समझो। अब बच्चों बताइए कि मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि शरणागत, अब शरणागत के अंदर कौन सा तत्पुरुष समास है? अब बच्चा कहेगा शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। नहीं, गलत हो जाएगा। शरण को आगत, शरणागत का क्या बनेगा, शरण को आगत या शरण को आया हुआ। मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, शरण को आया हुआ। अब शरण को आगत भी कर सकते हैं और शरण को आया हुआ कर्म तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो गया, ये कर्म तत्पुरुष हो गया। शरण को आगत या शरण को आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, देख लेना पीछे के प्रश्नों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। अब कारक चिन्हों को देख करके आप अंदाजा लगा लोगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, सुख को प्राप्त। यह आ गया अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अश्रु से पूर्ण, ये कौन सा हो गया, ये तृतीया तत्पुरुष या कौन सा, कर्ण तत्पुरुष। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, क्या हो जाएगा, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित क्या बन जाएगा, हस्तलिखित बन जाएगा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, क्या बनेगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये बन गया तुलसीकृत। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। अब बताइए विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय। चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब ये मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं, बताइए बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा, तो बच्चे कहते हैं रसोई। अब जोड़ के देखते हैं कि रसोई में घर, रसोई में घर हो सकता है क्या, फिर कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं बैठा, रसोई का घर, रसोई का घर नहीं होता है। फिर कॉन्सेप्ट वो लगाते हैं अपना कि रसोई का घर, रसोई में घर, यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं इसका आपको एक लाइन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्दों को आपको संप्रदान तत्पुरुष में लेना है, कि जिसके अंत में घर आ जाए, आल्य आ जाए, जिसके अंत में, सुन लो, जिसके अंत में घर आ जाए, आल्य आ जाए, परिषद आ जाए, आल्य आ जाए, परिषद आ जाए, घर आ जाए, आल्य आ जाए, परिषद आ जाए, साला आ जाए, पाठशाला ये रिसाला, साला आ जाए, ये देखिए साला आ गई, आल्य आ गया, परिषद आ गई, घर आ गया। ये जिसके अंत में आपको लिखे हुए मिले तो समझ लेना वहां पर संप्रदान तत्पुरुष है, और उसमें के लिए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, के लिए। यही है सारी चीजें। आल्य है ना, ये आल्य, ये क्या है घर, ये क्या है साला, ये क्या है परिषद। इस प्रकार से हवन सामग्री। अब सामग्री भी आ जाए, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए हवन सामग्री, मैंने लिखा हवन सामग्री, तो इस सामग्री को भी जोड़ देना। ये सामग्री भी अगर कहीं आपको मिले, ये रही सामग्री, परिषद, शाला, घर, आल्य, ये शब्द जिसके अंत में आपको जुड़े हुए मिले तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, चतुर्थी तत्पुरुष होगी, और उसके अंदर अपने को के लिए का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों, के लिए का प्रयोग करना है। तो विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। रसोई घर, अब लगा दोगे आप, अब तो आपको मालूम ही है क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये रहा के लिए। अब पाठशाला में आप लगा दोगे पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला, ये लो पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला, ये हो गई। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, ये आ गई। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ये हो गया। नर बलि, पशु बलि, काक बलि, ये तीनों को मैं एक एक जोड़ के आपको बताऊंगा। पहले जो आने वाली बात है वो यहां से है, यहां से परीक्षा में पूछ सकते हैं क्या, जन्मांध और मदांध में कौन कौन सा तत्पुरुष समास आपको नजर आ रहा है, तो बच्चे कहेंगे कि सर जन्म से अंधा और मद से अंधा, दिख रहा, ये हो जाएगा क्या। जन्मांध में तो क्या होता है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ये कह दिया जन्म से अंधा, चलो ये बात इसमें आ गई।
मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा। अब मद कौन सा है भी ये? मद से अंधा मतलब अहंकार, अहंकार मनुष्य के अंदर, उसमें वो अंधा हो जाता है, अहंकार में चूर चूर हो गया वो। तो मद से अंधा और जन्म से अंधा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको ध्यान से कर लेना। ये मंत्री परिषद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आया हुआ है, नर बलि पशु बलि, इसमें से एक पूछा हुआ है। ये रसोई घर पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रसोई घर, तुलसीकृत कितनी बार पूछा है, हस्तलिखित भी पूछा हुआ है, सुख प्राप्त ये आया हुआ है। तो जो जो चीजें देखिए, ये मैं बता रहा हूं, मुनियों में श्रेष्ठ, ये भी एक परीक्षा में पूछा हुआ है। पूछे हुए मैं सब जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है उनको यही साथ में उदाहरण में ले रहा हूं। इन उदाहरणों को भी अगर आप याद कर लोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये उदाहरण से भी आपके प्रश्न आ जाएंगे। एक परीक्षा थी, मुझे याद है, जब मैंने ये एलडीसी इसका बेंच करवाया था और केवीएस की कोई भर्ती हुई थी, उसके अंदर एक बच्चा आया, उसको मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया और आकर के कहा कि सर आपने जो आपने कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें से मेरे 20 में से 19 सही हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मतलब क्लास को सुनने मात्र से ही उसके अगर इतने सही हो गए हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि जो उदाहरण मेन जो आ रहे हैं उनमें से एग्जामिनर उन उदाहरणों को उठाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, उनको जरूर देखा करो आप। उनमें से कम 20-30% प्रश्न उनमें से आ जाते हैं और हूबहू वैसे के वैसे उठा लेते हैं। तो इसलिए उनका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। आइए, मुनि श्रेष्ठ, बदांध, अब ये दोनों हैं, ये तो जन्म से अंधा और ये मद से अंधा, लेकिन दोनों में तत्पुरुष समास है, लेकिन दोनों में अलग अलग तत्पुरुष है। कैसे? ये तो जन्म से अंधा है, ये तो हो जाएगा आपका कौन सा, अप्पादान। अब आपको अप्पादान ये कैसे हुआ? अप्पादान तत्पुरुष, इसमें तो अप्पादान तत्पुरुष हो गया, और इसमें क्या हो गया, मदांध में मद से अंधा, ये कर्ण तत्पुरुष में जाएगा। ये किस में जाएगा? कर्ण तत्पुरुष में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लेना दोनों को। मदांध और जन्मांध, जन्म से कोई अगर व्यक्ति विकारग्रस्त होगा तो उसमें पंचमी तत्पुरुष लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पंचमी तत्पुरुष लगाएंगे। जन्म से कोई अंधा है तो। ये मद से अंधा है, बाद में हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है तब मद से अंधा नहीं होता है, और जब उसके पास में पैसे, धन दौलत, मान सम्मान ये सब आ जाता है तब वो मद में चूर होता है। तो वो तो बाद में हुआ है, जन्म से थोड़ी हुआ है वो। मद से अंधा तो बाद में होता है, जबकि जन्म से अंधा तो व्यक्ति क्या है, जन्म से अंधा हो गया है, वो तो क्या है, विधाता ने उसको उस प्रकार से बनाया है। तो इस कारण से जन्म से अंधा होगा तो उसमें अप्पादान, और मद से अंधा होगा तो उसमें कर्ण तत्पुरुष। दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक में कर्ण, एक में अप्पादान। इतनी बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। पदच्युत, पद से च्युत क्या होगा? पद से च्युत, अलग करना, पद से च्युत, ये लीजिए अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। अब ये देखिए, ये भी अलग है, और अलग होने के योग में पंचमी तत्पुरुष, इसमें कौन सी आएगी? पंचमी तत्पुरुष। गौर करना, मैंने बच्चों इसमें सब के मिक्स कर दिए हैं। अब आप इसको पहचान तो रहे हो ना? अब इसके अंदर बीच में छुपी हुई विभक्ति देख लो। तत्पुरुष समास की मैंने क्या पहचान बताई थी कि जिसका द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा, और बीच में क्या होगी? कर्म से लेकर के सप्तमी तक के कारक चिन्ह बीच में छुपे हुए नजर आएंगे। तो यहां देखिए, ये से आ रहा है, ये से आ रहा है, के लिए आ रहा है। यहां पर को देखते ही द्वितीय तत्पुरुष, से देखते ही यहां पर क्या है? तृतीय तत्पुरुष। चक्कर कहां पड़ता है? चक्कर कर्ण और अप्पादान में ही पड़ता है, और एग्जामिनर इन दोनों में से आपको ज्यादा उलझाता है। या तो वो कर्ण तत्पुरुष के पूछेगा या वो अप्पादान के पूछता है। लगते दोनों में से हैं, और से देखते ही बच्चा क्या करता है कि हाँ ये हो सकता है, और वहां उसके कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो थोड़ा देखना, इसको गहराई से पढ़ना। जैसे जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं उनको तो कम से कम रट लेना। बाकी आप पढ़ते हो किताबों में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, उसका तो अवलोकन करना ही करना है। साथ में जो मेन मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल देखना आप, इसको तो अपने दिमाग में फिट ही कर लेना भी। चलो, नरबली। अब देखो 3 उदाहरण यहां पर है, यहां नीचे भी लिख दिया, चलो वहां भी लिख दिया, कोई बात नहीं। नरबली, पशु बलि, काक बलि, तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। एक में अंतर है, दो एक जैसे हैं। कैसे? काक बलि, क्या कौए की बलि देते हो क्या? जी कौए की बलि तो नहीं देते। तो यहां तो आपके लिए क्या आएगा? काक के लिए बलि। अब देखो, काक के लिए बलि, काक के लिए बलि, ये आ गया। ये तो जाएगा किसमें? संप्रदान तत्पुरुष में। पशु बलि आ जाए तो पशु की बलि होता है, पशु की बलि, ये किसमें जाएगा? पशु की बलि आ जाए तो ये जाएगा संबंध में। किसमें जाएगा? संबंध में। और नर बलि, नर की बलि, ये भी संबंध में जाएगा। क्या आएगा? नर की बलि,
ये भी किस में जाएगा, संबंध में जाएगा, नर की बलि। तो बच्चों देखिए कितने हैं, और देखिए थोड़ा सा उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। ये एक बार समझ गए क्या, पहले तो मेरे को ये बताइए आप कि कैसे, कि एक तो शरणागत को ध्यान रखोगे, शरण को आगत। अब देखिए कई बार बच्चों ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ जो चीज दी हुई है, जैसे ये समास दिया हुआ है, इसके अंदर जो आप विग्रह करते हो ना, तो उस मूल मूल शब्द को ही पकड़ा करो आप। शरण आगत, शरण को आया हुआ भी कर सकता हूं मैं, शरण को आया हुआ, लेकिन अगर वहां आया हुआ और आगत है तो पहले अपने आगत को प्राथमिकता देनी है, जो इसके अंदर होता है उसी को पहले प्राथमिकता हम देते हैं। तो यहाँ पर शरण को आया हुआ, सुख को प्राप्त, अश्रु से पूर्ण, हाथों से लिखित, तुलसी द्वारा कृत, विद्या के लिए, रसोई के लिए, और ये मैंने बता दिया था कि जिसके अंत में आल्य आए, घर आए, परिषद आए, शाला आए, हवन सामग्री आए, वो ये जिसके अंतर्गत आते हैं उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, और उसके विग्रह में के लिए का हम प्रयोग करते हैं। अब एक बात इसमें बताने वाली और है, ध्यान देना इसमें। जैसे मैंने कहा जिससे, यहाँ थोड़ा सा नोट करके मैं यहाँ लिखा रहा हूँ क्या, जिससे भय हो, जिससे भय, जिससे भय, जिससे भय हो, एक बात भय हो, अलग, जिससे भय हो उसमें, जिससे भय हो, अलग होने में, अलग होने में, जिससे भय हो अलग होने में, अलग होने में, और जन्म से विकारग्रस्त, जन्म से विकारग्रस्त शब्दों में, विकारग्रस्त शब्दों में, क्या, जिससे भय हो अलग होने में, जन्म से विकारग्रस्त शब्दों में, बता दो कौन सी है, मैंने पीछे बताई है, पंचमी तत्पुरुष। कौन सी, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ये तीन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और मैंने पहले आपको बताया भी था कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए, उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा भयाक्रांत, भयाक्रांत, या गया भयाक्रांत, ये भयाक्रांत। अब ये बात आ गई, और देखिए जैसे वो मैंने पहले उसमें लिया था, कौन सा, जन्मांध लिया था, जनमांध, जनमांध। अच्छा भय, भय, ये देखो भय शब्द आ गया, ये भय से आक्रांत, डरा हुआ, क्या, भय से आक्रांत, आक्रांत माना होता है डरा हुआ, भय से आक्रांत, आक्रांत माने डरा हुआ। जन्म से अंधा आ जाए, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा आ जाए। नेत्र से काणा आ जाए, उसमें तो तृतीया है, नेत्र से काणा, तो उसमें तो क्या है, उसमें तो तृतीया है, लेकिन यहां जन्म से कोई आ जाए तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे बताइए, उसमें हम लगाएंगे, हाँ जैसे मैं कहता हूं वो आ जाए कौन सा, कामचोर, कामचोर। अब कामचोर में है क्या भी, काम से जी चुराने वाला, काम से वो अलग हो रहा है, काम से वो अलग हो रहा है, तो काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। इस प्रकार के कोई उदाहरण आए तो बच्चों हम उसको पंचमी तत्पुरुष समास में रखते हैं। फिर आ जाए कौन सा, मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि पुंगव आ जाए, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। इस प्रकार से काव्य निपुण, काव्य में निपुण, जैसे ये आ जाए। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, जैसे आ जाए क्या, काव्य निपुण, काव्य निपुण, बहुत से उदाहरण है। अब इसमें कौन सा आएगा बोलिए, काव्य में निपुण, काव्य में निपुण। अब इसमें कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष, काव्य में निपुण, काव्य में निपुण आ गया, तो यहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से जिसके अंदर कारक विभक्तियों का लोप छुपा हुआ आपको मिलता है, तो वो हम कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक के हमने इसमें उदाहरण देख लिए थे। अब बात आती है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये शब्द जो मैंने पहले बताए थे, इन शब्दों पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना, क्योंकि परीक्षा में आने वाले प्रश्न है ये। मैंने इसमें क्या लिखा था, पाठशाला, क्या लिखा था, पाठशाला, मैंने लिखा था पाठशाला। रसोई घर, ये बार बार लिखा रहा हूं मैं, ये रसोई घर, पाठशाला, रसोई घर। और कौन सा था, ये एक था मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। ये आ जाए, हाँ विद्यालय, ये आ गया, विद्यालय। हवन सामग्री, इसको एक जगह लिख लेना आप, ये हवन सामग्री, क्योंकि मैं इसको एक जगह इसलिए लिखा रहा हूं ताकि इसका जो नियम आए ना, नियम आपके स्मृति में रहेगा, क्या कि जिसके अंत में शाला आए, घर आए, परिषद आए, परिषद आए, आल्य आए, सामग्री आए, तो इसके अंदर अपने को एक मात्र क्या करना है, चतुर्थी,
चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष करना है, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष करना है। और उसके लिए विग्रह में के लिए लगाना है। क्या लगाना है? के लिए का प्रयोग, के लिए का इसमें प्रयोग होगा, के लिए का प्रयोग होता है। इन शब्दों को देखोगे, अलग होना, भय होना, उसमें पंचमी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। और एक काक बलि, नर बलि, पशु बलि, इन तीन शब्दों को एक अलग लिख लेना आप, ताकि आपकी स्मृति में रहेंगे। काक बलि, कौओं के लिए बलि, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष लगते हैं तो हम कौओं के लिए बलि, बलि माने उसको मारते नहीं है, उसके लिए जो हम ग्रास निकालते हैं, पितरों को जो हम क्या है जो खिलाते हैं। सबसे पहले देखो 15 दिन जो श्राद्ध चलते हैं, उन श्राद्ध के अंदर जब हम जो ग्रास निकालते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौओं को खिलाते हैं। तो वो जो ग्रास निकालना और कौओं को जो हम अर्पित करते हैं, वो होता है कौओं के लिए बलि। कौओं की बलि, उसको मारना नहीं है, ध्यान देना। या नर बलि और पशु बलि में तो उसको मार रहे हैं कि नर की बलि और पशु की बलि, वहां तो उसको मारना है, तो वहां तो संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कौओं के लिए हम बलि दे रहे हैं। जो श्राद्ध पक्ष के 15 दिन होते हैं, जब हम कौओं को क्या करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, सबसे पहले पितरों को याद करते हैं, उनकी याद में जो कौओं को अर्पित किया जाता है वो होता है क्या, काक बलि। ध्यान देना, ये अपनी स्मृति खोल लेना। कई बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर उसको मारना है, मारना नहीं है। ये इस प्रकार से हमारा ये दूसरा समास है कंप्लीट हुआ। इसमें मेरे हिसाब से तो और कोई बताने वाली बात नहीं है। तो पहला हमने कौन सा समास कर लिया, अविभाव समास। दूसरा हमने कौन सा कर लिया, तत्पुरुष समास कर लिया। और तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद है उनको भी अपने देख लिया है। अब आइए तीसरा समास हम करते हैं, तीसरे समास की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों इसमें इस समास, तीसरे समास की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ एक शब्द आपको बता रहा हूं। कई बार परीक्षा में वो शब्द आ जाते हैं, हूबहू उसमें पूछ लेते हैं। कैसे? जैसे पहले पूछा हुआ भी है, मैं थोड़ा सा यहाँ दृष्टिपात कर रहा हूं, तो एक बार इसको देखना भी। क्या? जैसे मैंने कहा, मैंने ये कहा पवन चक्की, पवन चक्की। मैंने कहा रसगुल्ला, रसगुल्ला, मुंह में पानी आ गया अभी, रसगुल्ला। मैंने कहा मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। मैंने कहा जलयान, जलयान। मैंने कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। मैंने कहा बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जलयान, मधुमक्खी, रसगुल्ला, पवन चक्की, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी। इस प्रकार के कोई अगर उदाहरण आएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। हालांकि है तत्पुरुषी, है क्या, तत्पुरुषी, लेकिन बाय द वे वो मान लो इसमें तत्पुरुष ना दे और उसका उपभेद अगर दे दे कि लुप्त पद तत्पुरुष दे दे, तो फिर ये सारे उदाहरण अपने लुप्त पद तत्पुरुष में भी आते हैं। बाकायदा इतना डीप वो देगा नहीं एग्जामिनर। हो सकता है कि कई बार उसका दिमाग घूम जाए तो वो दे दे तो दे दे, और नहीं देंगे तो आपको इन उदाहरणों को आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही करना है। कैसे, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे पवन चक्की है, पवन चक्की का क्या बनेगा, पवन से चलने वाली चक्की। इसका विग्रह क्या बनता है, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। चलो ये बात हो गई, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। ठीक है। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, 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 रसगुल्ला। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधु एकत्र करने वाली, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। ये चलो बात ठीक है, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। फिर जलयान, जल में, अब देखो यहां गड़बड़ होती है। बच्चा क्या करता है कि सर जल में डूबकर चलने वाला यान, तो जल में डूब गया तो फिर वो कैसे चलेगा, जल पर चलने वाला यान, जल से चलने वाला यान, ऐसे विग्रह करके वो देता है और पूछता है कि बताइए इसमें सही विग्रह होगा, जल यान का सही विग्रह होगा। वो देगा जल पर चलने वाला यान, जल में चलने वाला यान, जल से चलने वाला यान। तो बच्चों ध्यान कर लेना, ये जो मैं लिखा रहा हूं इसको रट लेना अच्छे तरीके से, पीछे एग्जाम में आए हुए हैं सारे ये। तो इसका क्या बनेगा, जल पर, क्या है, जल पर चलने वाला यान, जल पर चलने वाला यान, जल पर चलने वाला यान। जब ये बच्चा विग्रह बताता है तो मैं पूछता हूं बताइए फिर रेलगाड़ी का क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कि सर रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी।
और फिर मैं कहता हूं रेल से गाड़ी चलेगी, या रेल में चलने वाली गाड़ी, या रेल पर चलने वाली गाड़ी, या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ऐसे वो बना करके एग्जामिनर देता है और बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान करना बच्चों, इसका विग्रह क्या होगा? रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये ध्यान करोगे। इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। जल पर चलने वाली गाड़ी, नहीं, जल पर चलने वाला यान, जलयान। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। तो बैलगाड़ी क्या होगी? बेल पर चलने वाली गाड़ी। बच्चे तुरंत ये ऐसे तुक्का लगाते हैं कि सर बेल पर चलने वाली गाड़ी, तो बेल पर अगर गाड़ी चढ़ा दोगे तो मर जाएगा वो। बेल पर गाड़ी चढ़ाओगे क्या आप? नहीं, बेल पर गाड़ी नहीं होती, बेल से चलने वाली गाड़ी। क्या लगाओगे यहां पर? बेल से चलने वाली, बेल से चलने वाली गाड़ी। ये लो, बेल से चलने वाली गाड़ी। यहां ये विग्रह होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, जल पर चलने वाली गाड़ी। और वह एग्जामिनर इन्हीं में से घुमा करके चार एक जैसे से लगने वाले वो दे देता है। रेल से चलने वाली, रेल पर चलने वाली, रेल में चलने वाली, इस प्रकार से बनाकर देता है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस तरीके से आपको रटना है। पनडुब्बी, पानी में डूब कर चलने वाला पोत, पानी में डूब कर, पानी में डूब कर चलने वाला, डूब कर चलने वाला पोत, पानी में डूब कर चलने वाला पोत क्या होता है? पनडुब्बी होता है। ध्यान कर लेना। तो इस प्रकार के ये सारे, पकौड़ी भी होता है, पकी हुई बड़ी, पकौड़ी माने पकी हुई बड़ी बड़ी, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे जो उदाहरण हैं हमने लिए हैं, ये वैसे अगर मान लो तत्पुरुष समास न हो और उसके अंदर डीप जाना चाहे तो ये सब किसके हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये लुप्त पद तत्पुरुष समास के ये उदाहरण आते हैं। लेकिन आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा में वो शायद ही दे, सीधा ही देगा भी ये किस समास का उदाहरण है, तो आपको तत्पुरुष ही करना है। क्या करना है? सीधा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास करना है। लुप्त पद का मतलब क्या होता है? लुप्त पद का मतलब ये होता है कि जिसमें ये कारक चिन्ह ही नहीं अपितु बीच में आने वाले ये पद के पद का ही लोप हो जाता है, बीच में आने वाले इन पद का ही लोप कर देते हैं। इस कारण से इसको लुप्त पद तत्पुरुष कहा गया है। जैसे उसमें तो क्या था? देश से निकाला, देश से निकाला, देश से अलग कर दिया, तो उसमें तो से कारक चिन्ह छुपा हुआ था। लेकिन इसमें से के साथ साथ में क्या है? चलने वाली, ये दो पद का लोप करके फिर ये पवन चक्की बनाया है। एक दो तीन शब्दों का लोप कर दिया और फिर इस चक्की को यहां मिला करके पवन चक्की बना दिया। तो इसमें केवल कारक चिन्ह ही नहीं अपितु पद के पद लोप हो रहे हैं। रसगुल्ला में क्या क्या लोप हो रहा है? में, डूबा हुआ, ये तीन शब्द लोप हो रहे हैं बीच में से, तब रसगुल्ला बनता है। इस कारण से इस समास का नाम लुप्त पद तत्पुरुष कह दिया है। बाकी इतना डीप नहीं आएगा, आप ये उदाहरण रट लेना और सीधा अगर पूछे तो आपको क्या करना है? तत्पुरुष समास करना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप दो समास को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इतना समझ गए आप सभी? चलिए अब हम तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। यह भी बहुत महत्वपूर्ण समास है। कर्मधारय समास तीसरा समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब आइए बच्चों इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कर्मधारय की? जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में विशेषण, जिस समास में विशेषण विशेष्य, जिस समास में विशेषण विशेष्य, विशेष्य या उपमान, या उपमान उपमेय, या उपमान उपमेय का, उपमान उपमेय का भाव, उपमान उपमेय का भाव सम्मिलित हो, जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इसके अंदर उदाहरण आते हैं। लेकिन इस समास के उदाहरणों को पढ़ने से पहले अपने को विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय क्या होता है ये जानना है। तो देखो बच्चों, इसको एक ही दृष्टि में हम इसको देखते हैं। एक तो विशेषण और एक क्या है? विशेष्य। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। उपमान जहां पर नय है, जहां पर बच्चों क्या है? नय है, तो उपमान का भी अंत में नय है। विशेषण के नीचे लिख दो उपमान। क्या लिख देंगे? उपमान। और जहां पर यह है, इसमें भी यह है, विशेष्य है, वहां क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मैं मेरी दृष्टि से
ये व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूं मैं, ये विशेषण को उपमान कहते हैं और विशेष्य को उपमेय कहते हैं। आप ऐसे समझ लो एक बार, क्या विशेषण है वो उपमान है और विशेष्य है वो क्या है, उपमेय है। अब उपमान और उपमेय होता क्या है, एक तो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए और एक जिससे विशेषता बताई जाए। जैसे एक की तुलना की जाए और किससे तुलना की जाए। तो देखिए उपमान मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उपमान और उपमेय, इसको थोड़ा सा समझेंगे अपने। उपमान और उपमेय होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझना आप। उपमान, उपमेय, जिससे, उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमेय तो होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ये देखिए आप, उपमेय तो होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे मैं एक यहां उदाहरण यही बता देता हूं, जैसे मैंने कहा क्या घनश्याम, मैंने कहा घनश्याम। अब घन के समान श्याम, अब घन के समान श्याम, किसकी तुलना हो रही है, श्याम की हो रही है। किसकी तुलना हो रही है, श्याम की हो रही है। अब श्याम कैसा है, ध्यान देना यहाँ पे, श्याम कैसा लग रहा है आपको, जैसे घन के समान, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, ये आ गया। श्याम जिसकी तुलना की जाए, अब ये श्याम है, ये क्या है, उपमेय है, उपमेय है, क्योंकि किसकी तुलना हो रही है, श्याम की हो रही है। घन के समान किसको बताया गया है, श्याम को बताया गया है। तो तुलना किसकी कर रहे हैं, श्याम की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, तो घन से कर रहे हैं, बादलों से कर रहे हैं, बादलों से कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, घन तो क्या हो गया बताइए, उपमान हो गया। घन तो उपमान हो गया और श्याम जो क्या हो गया, उपमेय हो गया। जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय है और जिससे तुलना करेंगे वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ध्यान देना ये, और उपमान है वो विशेषण है और उपमेय है जो विशेष्य है, ऐसे आप समझ लो। देखो इसमें दो पद होते हैं, ये बात इतनी समझ में आई क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे चंद्रमुख, मैंने कहा चंद्रमुख, अब मेरे को आप ही बता दीजिए कि उसमें उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है। तो बच्चे कहेंगे जी हाँ, तुलना तो किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं। मुख की कर रहे हैं वो तो क्या है, उपमेय है। मुख तो क्या है यहाँ पे, उपमेय, मुख तो उपमेय हो गया। और चंद्र क्या है, उपमान है। चंद्र क्या है, उपमान है। उपमान होता है क्या है, किससे, देखो उपमेय तो होता है किससे तुलना करें, किससे तुलना करें, वो तो चंद्रमा से है। तो जिसकी तुलना करेंगे वो तो हो जाएगा उपमेय और जिससे करेंगे वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो आप, मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो देखिए, इसमें कर्मधारय के अंदर एक पद तो आपको मिलेगा कौन सा, विशेषण वाला, एक पद मिलेगा विशेषण वाला और एक मिलेगा विशेष्य, विशेष्य। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना अभी, उपमान उपमेय वाले आपको बता देंगे, ये भी देखो साथ साथ में क्या, उपमान उपमेय में तो सीधी सी बात है। जैसे मैंने कहा क्या, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चलो पहले इसी को बता देता हूं मैं, चंद्रमुखी। अब मुख बताओ बच्चों किसके समान है, तो बच्चे कहेंगे जी चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख वाली। इसका विग्रह क्या बनेगा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली, समान मुख वाली, ये बात आ गई, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब मुख की तुलना कर रहे हैं किससे, चंद्रमा से। तो जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना हो रही है, चंद्रमा से तुलना, चंद्रमा से तुलना हो रही है। तो चंद्रमा से तुलना हो रही है तो ये तो क्या हो जाएगा, उपमान, ये तो क्या हो जाएगा, उपमान। और किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं, तो मुख क्या हो गया, मुख क्या हो गया, उपमेय, मुख क्या हो गया, उपमेय। ये बात बस आपके समझ में आ गई है। तो ये समास यही तो कहता है कि जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव या उपमेय उपमान का भाव हो। उपमेय उपमान के भाव में ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, घनश्याम है, चंद्रमुखी है, ये इस प्रकार से क्या है, कमल नयन है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है, इस प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे। लेकिन विशेषण विशेष्य वाले में क्या होगा, जैसे अपने में मैं सीधा बताना चाहूं तो इस प्रकार से कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा क्या, महात्मा, मैंने लिखा महात्मा। अब इसमें एक पद की विशेषता बता रहे हैं कि आत्मा है वो कैसी है, महान है। तो आत्मा तो क्या हो जाएगा, विशेष्य, और महान क्या हो जाएगा, विशेषण। आत्मा कैसी है, महान है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, महान है
आत्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय की यही विशेषता होती है कि एक पद विशेष्य होगा, एक पद विशेषण होगा। इसमें ऐसे उदाहरण लेंगे कि एक पद की विशेषता दूसरा पद बताएगा। ध्यान देना, ये क्या, जैसे महात्मा हो गया, मैंने कहा युवक है। अब युवक तो क्या है, यहां पर विशेष्य है, लेकिन मैंने जैसे इसके आगे नव जोड़ा, अब ये विशेषण है। ध्यान देना, ये विशेषण जुड़ गया, नव युवक। अब युवक कैसा है, नव है जो युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। अब युवक की विशेषता आ गई, वो कैसा है, जवान है। ध्यान देना, ये मैंने कहा खुशबू, खुशबू। अब मैंने बू की विशेषता बता दी, बू की विशेषता बता दी कि बू कैसी है, खुश है। अब बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, घर में जो बू है वो क्या है, खुश है। बू बहु वधु वो नहीं है, ये बू, बू माने यहां पर क्या है, गंध है। बू माने यहां पर क्या है, गंध है, गंध है। और खुश माने क्या है, अच्छी, अच्छी है जो बू, अच्छी है जो गंध। इसका विग्रह ये बनता है, क्या बनता है, अच्छी है जो गंध, अच्छी है जो बू। अब इसका जो पद होता है उसी में इसका विग्रह लेते हैं। अच्छी है जो बू, बू का यहां क्या लिख देंगे, गंध। तो गंध की विशेषता बताइए कि गंध कैसी है, अच्छी है। इसी प्रकार से उदाहरण आता है बदबू, बदबू, बद्ध है जो बू, बद्ध है जो बू, बू माने गंध। बुरी है जो गंध, बुरी है जो गंध। बू की विशेषता बता दी, क्या ये विशेष्य, ये विशेषण। इस प्रकार के जो उदाहरण आएंगे वो किस में आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। कर्मधारय समास में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं, जैसे मैंने कहा भ्रष्टाचार। अब आप यहाँ समझते जाना, भ्रष्टाचार, मैंने लिखा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार। मैंने लिखा अंधविश्वास, अंधविश्वास, विश्वास। मैंने लिखा विद्याधन, मैंने लिखा क्या, विद्याधन। मैंने लिखा स्त्री रतन, स्त्री रतन, ये लिखा मैंने। भव सागर, क्या, भव सागर, भव सागर। मृग नैनी, मृग नैनी, मृग नैनी। ये देखो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। इस प्रकार के कोई उदाहरण आएंगे जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव हो, उपमान उपमेय का भाव हो। उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब देखिए यहां पर एक पद विशेषण वाला और एक पद विशेष्य वाला, कैसे, यहां आचार है, आचार कैसा है, भ्रष्ट, भ्रष्ट है जो आचार, आचार बड़े आचरण, जिसका आचरण क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। तो विशेषता बता दी, क्या आचरण कैसा है, भ्रष्ट है। तो विशेषता बताने वाले पद होंगे वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार, क्या होगा, भ्रष्टाचार। शिष्टाचार, शिष्ट, शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जो आचार, शिष्टाचार। आचरण की विशेषता है, आचरण की विशेषता है। विश्वास कैसा है, अंधा है, तो विश्वास की विशेषता आ गई, विश्वास की विशेषता आ गई। अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। ध्यान देना, विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी भी इसके अंतर्गत ही आता है। ऐसे शब्द मैं बताऊंगा कौन कौन से शब्दों को आप ध्यान रखोगे। विद्या रूपी धन, यह आ गया। स्त्री रतन, स्त्री रूपी रतन, स्त्री रूपी रतन, ये इसके अंतर्गत आ गया। फिर आ जाए भव सागर, भव रूपी सागर से पार लगाओ, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर, ये आ गया भव रूपी सागर। मृग नैनी, मृग के समान नेत्रों वाली, मृग के समान, मृग के समान नैन वाली, मृग के समान नैन वाली। और चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। इस प्रकार के कोई उदाहरण आएंगे जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव आए या उपमान उपमेय का भाव आए, उपमान उपमेय का भाव आए। उपमान उपमेय आते ही के समान लग जाता है, के समान, के समान। तो यहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे, एक ही लाइन में मैं बता देता हूं कि जिस समास का विग्रह करते समय आपको क्या आएगा, ये विग्रह में क्या नजर आएगा, विग्रह में नजर आएगा क्या है जो, क्या नजर आएगा, है जो, के समान है, के समान, के समान है जो, के समान है जो, है जो। और रूपी, और रूपी, ये अगर आपको विग्रह में नजर आए
तो हम समझ लेंगे वहां पर कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट करके यहां पर इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको आप बिल्कुल टिक करते जाना। विग्रह में क्या होगा, है जो, के समान है जो, के समान है जो, और रूपी, ये तीन जहां पर नजर आएंगे तो समझ लेंगे वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो देखिए यहां पर है जो, ये रहा, भ्रष्ट है जो, है जो, है जो, रूपी, ये रहा रूपी, रूपी, के समान, के समान, के समान है जो, के समान, के समान, ये रहा। इस प्रकार के अगर आपको विग्रह में शब्द नजर आएंगे तो समझ लेंगे वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। बहुत ही सिंपल ये समास है। तो बच्चों आज हमने तीन समास का अध्ययन किया। कौन कौन से समास किया हमने, अविभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का हमने अवलोकन किया। अगर एक बार बच्चों ये समझ में नहीं आए तो आप पीछे बार बार इसको 2-3 बार इस टॉपिक को आप देख लेना, बिल्कुल आपकी स्मृति में ये बैठेगा, समास बैठेगा। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। बशर्ते कि इसको दोहराना है बार बार। अगर लिखने वाली कोई आदत हो तो उसमें लिख लेना, आप कॉपी के अंदर इसको उतार लेना और आत्ममंथन करना, चिंतन करना। बिल्कुल आपका ये टॉपिक गलत नहीं होगा। जो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर उदाहरण करवाए हैं उसको तो रट ही लेना। इसके अलावा अन्य कोई पुस्तक आप पढ़ो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन उदाहरणों को आप छोड़ना मत। ठीक है बच्चों, तो आज आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम जो इसके बचे हुए जो भेद हैं उनका हम अवलोकन करेंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।